Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? This is me, Sir Hafiz Haris Ahmed. और आज मेरे साथ मेरे मेंटोर, मेरे टीचर सर शारिक मकसूद मौजूद हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि मैंने सर से डिस्कस की, कुछ जो कि रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग एंड फैकल्टी के हवाले से कि बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब थे कि सर हम आगे कौन सी फैकल्टी चूज़ करें और हम आगे जो है वो किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और एजुकेशन हमारे लिए क्या रोल प्ले कर सकती है। तो उसके लिए सर शारिक मकसूद के साथ एक छोटी सी हमने टॉक रखी और सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ अपने टीचर का, सर शारिक का, जिन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। और बस किसी भी बात को तवील करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा अपने सेशन को और मैं इनवाइट करूँगा सर शारिक मकसूद को कि वो हमें अपनी कीमती राय से और अपने सजेशन से जो है वो आगाह करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज सबको आ रही है तो जरा मुझे बता दीजिए प्लीज। ऐसा ही है। अच्छा सर, कुछ सवाल सेशन शुरू करने से पहले बच्चे मौजूद हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या हम आपसे जान सकेंगे कि एजुकेशन हमारे लिए सर्वाइविंग ऑफ लाइफ क्यों जरूरी है और फिर हम किस तरीके की एजुकेशन लें जिससे हमें जो है वो आगे आसानी हो सके अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ये दो सवाल तो आ गए मेरे पास है, कुछ बच्चों ने ठीक है आ गए मेरी प्रेजेंटेशन सबके सामने। जी सर। अच्छा जी, तो हम बाकायदा अपने इस सेशन का आगाज करते हैं। इस सेशन का नाम हमने दिया था कैरियर काउंसलिंग सेशन, जो कि 2024-2023 के पासिंग आउट बच्चों के लिए है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक चीज ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज कैरियर। कैरियर में हमने डिसाइड क्या करना होता है। तो वो एक मुहावरा है ना, जिसको कहते हैं कि भाई 1000 दफा सोचो, लेकिन जो सोच लिया उसके ऊपर डटे रहो। तो डिसाइडिंग अ कैरियर भी इस तरीके से होता है कि हमने यहाँ पर मेंशन करा है कि डिसाइडिंग अ कैरियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन वन हैज टू टेक वंस इन हिज हर लाइफ। मतलब कि एक ही दफा लिया जाता है अपने आप में जो अपने कैरियर का डिसीजन लेना है वो एक ही दफा लेंगे। फिर लिखा हुआ सो थिंक 100 times before taking a decision as once a decision is taken it should be final। मतलब अब आपने एक दफा फैसला कर लिया कि आपने अपने इस कैरियर को चूज करना है, तो अब आप कुछ भी हो जाए एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपने वही डिसीजन के ऊपर मेंटेन रहना है। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको स्विच करना पड़ जाए तो फिर वो अलग चांस है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब हम अपने पाकिस्तानी सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर कैरियर चूज करने का मकसद ये होता है कि हमने या तो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो या फिर हमने ए लेवल्स कंप्लीट किया हो। ठीक है, सही सही। ये दो चीजें होती हैं। सर हारिस। जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, ये लेकिन वापस आप मुझे होस्ट कर दें ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन लगा सकूं। जी सर। तो दो बातें तो हमने यहाँ डिस्कस कर ली कि भाई 1000 दफा सोचें, 100 दफा सोचें, मुख्तलिफ लोगों से अपने आप को मशवरा कर लें, लेकिन जो डिसीजन आपने ले लिया फिर उसके ऊपर डटे रहें, उसके ऊपर डिटर्मिनेशन आपकी कायम रहनी चाहिए। उसके बाद ये है कि ये बात तो हमें पता है कि इंटर करने के बाद या ई लेवल्स के रिजल्ट के बाद ही हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों के ऊपर, हमारे परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट में हमारी क्या परसेंटेज आई। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये परसेंटेज का होता है। अच्छा, यहाँ यहीं पर ही बच्चों की लैकिंग होना शुरू हो जाती है परसेंटेज के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक में परसेंटेज आई भी होती है 90+, लेकिन जब इंटरमीडिएट की परसेंटेज आती है तो वो 60+, 70+ पे चली जाती है। तो ये थोड़ा सा एक गैप आता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको मेंटेन रखता है तो फिर ये परसेंटेज वाला फैक्टर उसके लिए कोई बैरियर नहीं रखता। लेकिन मोस्टली बच्चों के लिए परसेंटेज वाला फैक्टर बैरियर रखता है, तो इसको आपने अपने ज़हन में रखना है।
दूसरी चीज होती है हमारा एप्टीट्यूड, मतलब हमारा किस फील्ड की तरफ रुझान है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान, ठीक है। हमने इंटरमीडिएट कर लिया, अब हम देखें कि हमारे परसेंटेज क्या है और हमारा रुझान किस तरफ है। और सबसे आखिरी बात, फाइनल बात, का फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मौजूद है या नहीं। क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक आम बंदे के लिए इसको अफोर्ड करना मुमकिन ही नामुमकिन है। ठीक है, हाँ, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो तो बहुत ही हाई फाई फीस रहते हैं, लेकिन अगर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ हद तक मैनेज हो जाती है चीजें। तो ये तीन चीजें आपने जहन में रखनी है, अपनी इंटर के परसेंटेज, आपने किस फील्ड में जाना है, आपके एप्टीट्यूड, और आपने उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करनी है। ये तीनों को पैर में लेकर चलेंगे तो हमें अपना कैरियर चूज करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद आते हैं कि हम किस तरीके से ना अपना कोर्स को, किस तरीके से अपने आने वाली फील्ड को हम किस तरीके से जस्टिफाई करें, कि किस तरीके से देखें कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने मेंशन करा है कि शुड ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द स्कोप, उसका स्कोप देखना है, आने वाले दिनों में उसका स्कोप क्या है। अभी का नहीं देखना कि अभी हाल में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, नहीं, आने वाले 3 से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसका स्कोप क्या होगा, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। और उसका पे स्केल क्या है एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी, दैट इज 4 to 5 years आफ्टर नाउ। हमने अभी ध्यान में ये रखना है कि अभी जिस फील्ड की डिमांड है, हो सकता है कि अगले 4 से 5 सालों में उन फील्ड की डिमांड ना हो, तो हम कई गलती में वो फील्ड ना ले लें जो आने वाले 3-4 सालों में बिल्कुल उमिट हो जाए और हम वापस बैक टू जीरो पे आ जाएं। फिर हम अपने कैरियर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हम दूसरे कैरियर स्विच करेंगे, तो फिर हमारा इस तरीके से टाइम जाया होता है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट प्रीफरेंस क्या देनी, कि हमें डिग्री लेनी है किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से। और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेने का मकसद उनके मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम में हमने एडमिशन लेना है। कि अगर आप चेक करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी का मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम कौन सा है, कि सबसे ज्यादा बच्चे किस फील्ड में या किस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप भी उसी फील्ड के अंदर जाएं। ठीक है, फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या है कि आप अपने एप्टीट्यूड और स्कोप के साथ तो देख लें। ठीक है, ये तीन चीजें तो हो गई। पहले चीज क्या है, स्कोप देखना है, आज से 4 से 5 साल के बाद उसकी क्या डिमांड होगी वो देखना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या नहीं है, और पे स्केल क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी है। और फिर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज अभी बहुत सारी मैं यहाँ पर लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने वही वही उसको प्रीफरेंस देना है जो कि हमारे पास टॉप रैंक के अंदर आती है। किस तरीके से रैंक निकाला जाता है, ये सब आगे आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक और चीज यहाँ पर आ रही है कि यू शुड सेलेक्ट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिजायर, अपनी जरूरत और ख्वाहिशत के मुताबिक आपने अपने सिलेक्शन करनी है। फिर लिखें, फिर वो फिर बोले, यू शुड रिमेंबर दैट इफ यू वर्क हार्ड सिंसियरली देन यू कैन मेक योर स्कोप इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अगर आप हार्ड वर्क से काम करेंगे, सिंसियरली काम करेंगे, तो आप हर फील्ड में अपना आपका स्कोप बनवा सकते हैं, वेदर यू हैव अ हाई प्रोफाइल डिग्री और नॉट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको काम बहुत अच्छा आता है लेकिन डिग्री नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री होती है, काम बिल्कुल नहीं आता। तो आपने दोनों चीजें बैलेंस करके रखनी है, आपके पास डिग्री भी अच्छी हो और आपके पास उसका नॉलेज भी अच्छी हो, तो फिर आपका स्कोप और आपका एप्टीट्यूड और आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, ये सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो जाएंगी, तो एक अच्छी क्रिएशन निकल के हमारे सामने आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ना सिर्फ डिग्री के लिए ही नहीं पढ़ना, डिग्री के लिए पढ़ेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री तो सिर्फ एक गेट भी होती है, एक बात भी होती है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर कर सके। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हो जाएंगे तो फिर अपनी काबिलियत, अपने बलबूते और अपनी मेहनत और अपने लगन से उस इदारे को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, परवान चढ़ाएंगे, तो कंपनी आपका ख्याल रखेगी, आप कंपनी का ख्याल रखेंगे। तो डिग्री का मकसद सिर्फ यही है कि आपको इंडस्ट्री के अंदर आराम से, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपने जाना है, तो अगर आपके पास डिग्री होगी, आप ग्रेजुएट होंगे, तो आप उस इंडस्ट्री के अंदर बआसानी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है क्या, डिग्री हेल्प्स टू एंटर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बट द स्कोप, डिमांड एंड वैल्यू आर बिल्ट ऑन योर टैलेंट।
क्रिएटिव, सिंसियरिटी एंड डिवोशन। आपके अंदर टैलेंट है, आप क्रिएटिव हैं, आप सिंसियर हैं, आप डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रूटफुल साबित होगी और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर दो तीन चीजें आ रही है कि व्हाट इज अ कैरियर, कैरियर प्लानिंग क्या होती है और कैरियर डेवलपमेंट क्या होती है। व्हाट इज अ कैरियर, ये तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। कैरियर इज द सीक्वेंस एंड वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन व्हिच वन अंडरटेक्स थ्रू आउट अ लाइफ टाइम। ठीक है ना, कैरियर हम चूज करते रहते हैं और उसके ऊपर डिटरमिन रहते हैं। लेकिन कैरियर प्लानिंग क्या होती है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने एक ऑक्यूपेशन चूज कर लिया, उसमें जॉब ले ली, तो उस जॉब के अंदर ग्रो करना है, फिर उसके अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारी कैरियर प्लानिंग होती है। और कैरियर डेवलपमेंट में क्या होता है, कैरियर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग लाइफ ग्रोइंग एंड वर्क ओवर द लाइफ स्पैन। मतलब हम अपने कैरियर के साथ साथ अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सोशल लाइफ को, अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ को, इन सब चीजों को बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो ये हमारी कैरियर डेवलपमेंट कराएगी। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ कैरियर प्लानिंग में लगे हुए हैं, हम सुबह सुबह भी तो अपनी कंपनी दे रहे हैं, शाम में भी अपनी कंपनी को टाइम दे रहे हैं, अपने घर वालों को निगलेक्ट करा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अपने आप को ऐसा लेके चलना है कि आपने बैलेंस हो, आप अपने कैरियर प्लानिंग को भी तवज्जो दें और उसके अंदर आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन दोनों चीजों के ऊपर आपने फोकस रखना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें आ रही है कि जब भी हम कैरियर को सिलेक्ट करेंगे तो ये फैक्टर्स दोबारा ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड पर आपका रुझान होना चाहिए। फिर आप ये चेक करें कि उस स्कोप की जॉब मार्केट क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, चांसेस फॉर प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के चांसेस है या नहीं। और सबसे आखिरी बात, ओनर, इम्पोर्टेंस एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी। ये मेन चीज है, आपने किसी भी चीज को ओनर देना है, इम्पोर्टेंस देनी है और डिग्निटी देनी है अपनी सोसाइटी को। वो कहते हैं ना कि तालीम, हर डिग्री वाला शख्स तालीम याफ्ता नहीं होता। फिर आपने एक मौजिब और अच्छा शहरी बन के दिखाएंगे तो आपको पाकिस्तान हर वो चीज प्रोवाइड करेगा जो चीज आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से हम अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं। जैसे कि वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो इंजीनियरिंग पढ़ें। द स्टूडेंट शुड गिव प्रीफरेंस इंजीनियरिंग ऑन कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग को प्रीफरेंस दें कंप्यूटर साइंस को, और बिजनेस स्टडीज कंप्यूटर साइंस को प्रीफरेंस दें बिजनेस स्टडीज से। ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग वाला बच्चा आगे जाके कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता है और बिजनेस स्टडीज में भी जा सकता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज वाला बच्चा आगे जाके कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता और कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा आगे जाके इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। तो इंजीनियरिंग वो वाइड फील्ड है जो तमाम के तमाम दूसरे फील्ड के साथ जाके आगे जाके कोप अप हो जाती है, मैच हो जाती है। ठीक है ना, अब इंजीनियरिंग के अंदर हम बीए करते हैं या बीएस करते हैं। अब हमने बीए कर लिया या बीएस कर लिया तो हम कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हैं, हम एमएससी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम एमसीएस कर सकते हैं, हम एमबीए कर सकते हैं, हम बहुत सारे और दूसरे हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो हम किसी भी फील्ड के अंदर हम चले जाएं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हारिस, आपको मेरी जी आवाज आ रही जी है? जी सर, मुझे आ रही अच्छा, है। अच्छा, उसके जी। अलावा एक और चीज होती है कि हम डबल डिग्री प्रोग्राम की तरफ चले जाएं। डबल डिग्री प्रोग्राम ये होता है कि जिस तरीके से हमने शुरू में ही, आजकल लोग क्या करते हैं इंटर के बाद ही, जैसे कि सीए सीसीए में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको डायरेक्ट एमबीए की डिग्री हासिल करते हैं। तो इससे बेहतर यही है ना कि आप बीच में बीएस कर लें या बीई कर लें, ठीक है ना, या बीबीए कर लें, तो उसके बाद एमबीए की तरफ जाएंगे तो आपके पास डबल डिग्री होगी। क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो इंटर के बाद वो सीए में चले जाते हैं। अच्छा, फिर उनका सीए वो 4 साल, फिर 2 साल, 6 साल का हो जाता है। बात तो वही आ जाती है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की। तो हम फिर ना बीच में स्प्लिट कर लें, 12 ईयर्स हमने इंटरमीडिएट में लगा दिए, 4 साल हम किसमें लगा दें, अपने बीएस में या बीई में लगा दें या किसी भी ग्रेजुएशन में लगा दें। उसके बाद फिर हम 2 साल के लिए मास्टर्स में चले जाएं तो हम 18 ईयर्स इक्वलेंट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे मेन चीज क्या है कि गेट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर अ बेटर करियर एंड फ्यूचर।
पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ना HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, ना PEC से रिकॉग्नाइज्ड है, ना PMBC से रिकॉग्नाइज्ड है, और ना कंप्यूटर साइंस वालों के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी वो चूज करनी है जो कि तमाम की तमाम एक्रीडेटेड बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड हो। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट रखी है, जैसे कि ये पहला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, ठीक है, दाऊद कॉलेज है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, इकरा है, IIEE है, एमडी यूनिवर्सिटी है, और नस्ट है, PF कीट है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर है, ठीक है ना, और कायदा अवाम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद है, और UIT है। ये सब के सब ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि PEC से भी रिकॉग्नाइज है और HEC से भी हमारे पास क्या है, रिकॉग्नाइज है। जैसे कि HEC के अंदर हम देखें कि 2022 के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, देखें यहाँ पर छोटे छोटे यूनिवर्सिटी भी हैं, वो भी HEC ने रिकॉग्नाइज करी, जैसे कि दादा बॉय हो गई, इंडियन ब्रिज हो गई, हबीब यूनिवर्सिटी हो गई, इंडस हो गई, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गई। ये तमाम के तमाम किस्से हैं HEC से रिकॉग्नाइज है। इकरा यूनिवर्सिटी है, इसरा है, जिन्ना यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, कीट है, कब्स है, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप है, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटी है जो कि HEC ने क्या है, रिकॉग्नाइज है। आप HEC की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहां पर लिखे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 2002 2022 एंड 2023 पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और फिर वहां से अपनी जो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एप्टीट्यूड हो रहा है, आपने जहाँ जहाँ टेस्ट दिया, आप जहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, उसको वहां से सेलेक्ट कर लें। देखिए ये मल्टीपल मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, ये मैं आपको बाद में प्रेजेंटेशन दे भी दूंगा तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट रूट्स कौन कौन से हैं ना। अच्छा, अब हर कोई तो इंजीनियरिंग में नहीं जाएगा, हर कोई मेडिकल में नहीं जा रहा, हर कोई कॉमर्स में नहीं जा रहा, तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम BSc प्रोग्राम, BSc ऑनर्स में चले जाएं। अच्छा, पहले BSc जो होता था वो 2 इयर्स का होता था, लेकिन इस साल से या पिछले 1-2 सालों से इन्होंने क्या कर दिया, BSc को, BE को, BS को, ठीक है ना, BBA को, सबको 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन कर दिया, मतलब 4 साल पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स में आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपने शायद पहली दफा सुनी हो या सुनी भी हो, जैसे एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये मोस्ट डिमांडिंग चल रही है आजकल। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आने वाले सालों में ये जो फील्ड है ना, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है, सबकी मेंटेलिटी, सबकी साइकोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो हमें आने वाले दिनों में इस फील्ड के बंदों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैथमेटिकल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, पेट्रोलियम है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है। अच्छा, अब ये इंजीनियरिंग के अंदर आ गए। इंजीनियरिंग के अंदर बात ऐसी है कि हमने सुनी, जैसे कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, पहले दफा नाम सुना होगा, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये ऑटोमोटिव एंड मरीन इंजीनियरिंग है। अच्छा, ये मरीन इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि मरीन इंजीनियरिंग कौन सी क्या चीज होती है। हमें क्या पता होता है, सिविल कर लें, पेट्रोलियम कर लें, ठीक है ना, मैकेनिकल कर लें, इलेक्ट्रिकल कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें, बस यही चीजें पता होती हैं। तो NIT यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मल्टीपल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम जाके अपना स्कोप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आ रही है मटीरियल इंजीनियरिंग आ गई, ठीक है ना, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आ गई। ये फील्ड आजकल बहुत डिमांडिंग चल रही है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वो बच्चे के जो MBBS करना चाहते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता, तो वो ये कर लें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आगे जाके बहुत स्कोप है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आगे AI आर्टिफिशियल कंट्रोल के अंदर जा रही है, रोबोटिक्स में जा रही है, तो आप यहाँ जाए, बड़े अच्छी जबरदस्त फील्ड है। ये तो सारी मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी उन्होंने, चलो कभी कॉमर्स में चले जाओ। कॉमर्स में हमारे पास ये 4-5 जो मैंने मोटी मोटी यहाँ पर लिखी है, कुछ नहीं करते तो वो BCom कर लेते हैं। अच्छा, अगर कुछ ज्यादा पढ़ने के शौकीन लोग होंगे तो BBA कर लेंगे, BPA कर लेंगे, या फिर फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे, CA का, ACC में, ACMA का, ACCA का, या सीमा का, और बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स होते हैं, वो इस तरीके से आप कॉमर्स की फील्ड वाले कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अभी ह्यूमैनिटीज वाली, आर्ट्स वाले। अच्छा, आर्ट्स में मसला ये है कि अगर हम इन फील्ड्स की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम मीडिया साइंस में जाने के हमारे बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ, इफ योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड्स आर्ट्स, सोशल साइंसेज, देन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द स्टडीज ऑफ योर प्रोफेशनल कैरियर। अब इकोनॉमिक्स है,
इकोनॉमिक्स के बंदे आजकल बहुत डिमांडिंग चल रहे हैं, क्योंकि जिसको देखो इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिसको देखो मेडिकल पढ़ना है, आर्ट्स की तरफ कोई आने नहीं चाहता। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी में चले जाएं। अच्छा, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो हम सीएसएस के बच्चे बोलते हैं ना कि हम हमें डायरेक्ट डायरेक्ट 17 का ऑफिसर लगना है, तो वो ये पढ़ने के बाद लगते हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद नहीं लगते हैं। उनकी फील्ड ये होती है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ ली, मास कम्युनिकेशन पढ़ लिया, आईआर पढ़ लिया, इंग्लिश विजुअल स्टडीज में चले जाए, ठीक है ना, एजुकेशन में चले जाए। एजुकेशन के अंदर आजकल इतना काम हो रहा है कि ये शहजाद रोय ने ना, ये यहाँ पर लियाकत नेशनल के सामने एक कॉलेज है खातून पाकिस्तान, उसको ऑप्ट करा हुआ है। यहाँ पर ये वो करवा रहे, बीएड करवाते हैं, आप इंटर के बाद यहाँ पर एडमिशन ले लें, और उनकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, और आपको बाकायदा बेहतरीन वर्ल्ड क्लास का टीचर बना के देंगे और डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी लगवा कर देंगे। तो ये फील्ड बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, लाइब्रेरी साइंस, आजकल लाइब्रेरी साइंस जो है, ये तो मैंने कल परसों इनका ऐड देखा था कि आगा खान के अंदर लाइब्रेरी साइंस के बंदे की जरूरत है, और उसका सैलरी पैकेज 125K था। कितना? 1,25,000 रुपए इनका सैलरी पैकेज दे रहे हैं लाइब्रेरी साइंस वाले बंदे को। इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू पाकिस्तानी स्टडीज, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर। अच्छा, सोशल वर्क सोशल वेलफेयर के अंदर अगर आप डिग्री लेते हैं तो आपको यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर आपको आराम से बर्सरी मिल जाएगी, आपको वहाँ पर आराम से क्या मिल जाएगी, फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको फंड्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, आपको वहाँ जाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर के अंदर ये वर्क करके बहुत ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, सिंधी सिंधी के अंदर आप देखिए, सिंधी लैंग्वेज टीचर पढ़ जाए, बहुत डिमांडिंग चल रहा है, क्योंकि सिंधी के टीचर की हमेशा कमी रहती है, कहीं भी चले जाए, ठीक है ना, नॉन सिंधी बंदा सिंधी पढ़ा रहा होता है, अगर आपने सिंधी पढ़ ली तो आप गवर्नमेंट नौकरी तो आपकी कहीं नहीं। इस्लामिक स्टडी है, स्पेशल एजुकेशन है, जनरल हिस्ट्री है, कितनी सारी तो मैंने आपको ऐसे बता दी, ठीक है ना। तो इन बहुत सारे हमारे पास करियर के चांसेस हैं, लेकिन बात तो ये कि हमें सर्च करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी हासिल करनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग में सबसे पहले आते हैं स्टीपटा, फिर आता है केवीपीसी कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अमन फाउंडेशन या मिट्टी मेमन फाउंडेशन। अच्छा, ये कौन कौन से कोर्स कराते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, ऑटो मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डिंग। ये वो कोर्सेज हैं जो आप 3 से 6 माह के अंदर आप सीखें, और साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा अगर कर लें साथ साथ, तो इसमें ये होता है कि अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता, या आपका नाम नहीं आ रहा है, या आपका मेरिट नहीं बना, तो आप टाइम ज़ाया ना करें, आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाए, 1 साल की ट्रेनिंग लें, आपका साथ साथ काम भी चलता रहेगा, ठीक है ना। और शाम जैसे शॉर्ट कोर्स है, 1 से 3 माह सुबह शाम में आप शॉर्ट कोर्सेज कर लें। मतलब ये कि आपके हाथ में कुछ हुनर होगा। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आजकल फ्रीलांसिंग के अंदर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बंदे रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, कोडिंग के अंदर, आजकल जो फ्रीलांसिंग वाले काम कर रहे हैं उनको इन सारे बंदों की जरूरत होती है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर एडवांस डिप्लोमा आ जाते हैं, ठीक है ना, किसका ऑटो कैड का, 2D 3D एनिमेशन के अंदर चले जाएं। जितने भी फ्रीलांसिंग आजकल हो रही है वो सब इन्हीं चीजों की हो रही है कि आपने किस तरीके से ऐड बनाना है, ऐड को क्रिएट करना है, ऐड को पब्लिश करना है, और ऐड को किस तरीके से लेकर चलना है। अच्छा, उसके अलावा ये और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे 3D स्टूडियो मैक्स है, एडोब प्रीमियर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट है, .NET प्रोग्रामिंग, ये वो कोर्सेज हैं जो हम घर पर बैठे हुए, ठीक है, फ्रीलांसिंग के जरिए आपको हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और आपको एक ऑफर दे देता हूँ कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग का कोर्स करना है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो हम सर हारिस से एक कोलैबोरेशन कर लेंगे, हफ्ते में या वीक में हम 1 या 2 क्लासेस ऐसी रख लेंगे कि हम आप बच्चों को बता सकें कि भाई डिजिटल प्रोग्रामिंग या डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, एफिलिएटेड मार्केटिंग कैसी होती है, क्रिएटिव राइटिंग कैसे होती है, अपवर्क पे, ग्रुप पे, ठीक है ना, और फ्रीलांस पे हम किस तरीके से अपना अकाउंट बनाकर अपनी छोटी मोटी अर्निंग, छोटी मोटी घर की जरूरत के खर्चे हम अपने कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपका कुछ सवाल हो तो ओवर टू सर हारिस, फिर देखते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे आपके जो सवाल होंगे हम इसको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे बच्चों के,
जो जिनमें से एक तो सबसे पहला ये था कि जो बच्चे हमारे 9 या मैट्रिक क्लास के अंदर A1 ग्रेड ले लेते हैं, आपको भी पता है कि थोड़ा-सा रिज़ल्ट का एक डिस्टर्बेंस क्राइटेरिया रहता है। तो उनमें से किस तरीके से बच्चे अपनी परसेंटेज को मेंटेन कर सकें? ये चीज़ ज़रा गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, एक बात तो ये है कि ना इस साल से जो मैट्रिक करेगा ना बच्चा, इस साल क्योंकि फिजिक्स की बुक और बाकी तमाम सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, तो उसको इतना फ़र्क नहीं लगेगा। क्योंकि अब जो हमारे 9 मैट्रिक का स्टैंडर्ड आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमने इंक्लूड कर दिए हैं जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के थे। ठीक है ना? हाँ, पहले तो हम ये कह सकते थे कि आज से कोरोना से पहले जिन बच्चों ने मैट्रिक करा, उनका मैट्रिक में और इंटर में बहुत डिफरेंस था, बिल्कुल डिफरेंस था। लेकिन अब जब से कोर्स चेंज हुआ है हमारा, तो तकरीबन गैप ना होने के बराबर रह गया है। क्योंकि सारी की सारी फाउंडेशन क्लास 9 और क्लास मैट्रिक के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर बन चुकी है। जब अब वो बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर जाएगा तो उन्हीं हुँ, टॉपिक्स को ही डिटेल के अंदर पढ़ेगा, तो उसको इतना कोई खास फर्क नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैट्रिक की मार्किंग स्कीम में और फर्स्ट ईयर की मार्किंग स्कीम में थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि मैट्रिक के अंदर अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तब जाके आपकी परसेंटेज क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपकी परसेंटेज अप टू द मार्क नहीं है, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। उसके अंदर अगर आपने ज़्यादा नंबर ले लिए तो आपके एग्रीगेट बन के आपके मेरिट लिस्ट के अंदर ऊपर आने के चांसेस हैं। थैंक यू। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था जो कि मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा। आपने अभी जो प्रेज़ेंटेशन दी है उसमें ज़बरदस्त तरीके से आपने गाइड किया, बट मेडिकल का थोड़ा-सा बच्चे डिस्टर्ब हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि सर, इन केस के अनफॉर्च्यूनेटली अगर अगर एमबीबीएस में एडमिशन ना हो सके, तो उसके हवाले से गाइड करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया था, आपने कहा कि ये हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का जो है वो इन फ्यूचर एक अच्छा चार्ट नज़र आता है, और एक ये बायोमेडिकल जो एक आपने बताया यहाँ पे इंजीनियरिंग, तो इसके हवाले से ज़रा मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा-सा अच्छा, गाइडलाइन करें। और और देखें और इसके अलावा एक फ़ील्ड और आजकल जो चल रही है, बायोकेमिस्ट्री, तो उससे मेडिकल के स्टूडेंट को क्या-क्या एक्सपोज़र मिल सकता है? ज़रा इसको भी आप गाइड कर दीजिएगा। देखें, एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास अभी जो एमडी कैट का टेस्ट हुआ था, तकरीबन जी, जी। 3 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया और सीट्स कितनी है 5000। तो इसका मतलब बहुत मेरिट कहाँ जाएगा आप खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हम क्यों ना अल्टरनेट के ऊपर चले जाएँ। अल्टरनेट से क्या मुराद कि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में सिर्फ़ आपको एमबीबीएस डॉक्टर दिखता है। एक सवाल है फिर, जी, नहीं, सही, सही। आपको वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी दिखेगा, आपको वहाँ हुँ, पे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी दिखेगा। अच्छा, आपको वहाँ पे सबसे पहले तो नर्स दिखेगी, ठीक है ना? तो मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ डॉक्टर ही बनें। हुँ, तो सही। ये थोड़ा-सा ये है कि अच्छा, उसके अलावा एक ये है कि आप बीडीएस की तरफ चले जाएँ, लेकिन हम बोलते हैं वो तो डेंटिस्ट होता है। लेकिन अगर हम कंपैरिज़न करें कि एमबीबीएस कितना कमा रहा है, तो बीडीएस कितना कमा रहा है, तो बीडीएस ज़्यादा कमा रहा होगा एमबीबीएस के मुकाबले में। क्योंकि एमबीबीएस के पास वो एक्सपोज़र नहीं होता जो बीडीएस के पास होता है। ये डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। अच्छा, एक और बात, भाई बीडीएस में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो एक और फ़ील्ड होती है बीडीटी, बैचलर इन डेंटल टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें चले जाएँ। ठीक है, उसके अलावा आप फिजियोथेरेपी एक होता है डॉक्टरेट इन फिजियोथेरेपी, आप उसमें चले जाएँ। आप एनेस्थीसिया में चले जाएँ, ठीक है ना? अच्छा, एक और बात ये है कि अगर आप डॉक्टर बन के मुल्क की खिदमत ही करनी है ना, तो आप बीएसएन का कोर्स जॉइन कर लें। अच्छा, बीएसएन के कोर्स में ये होता है कि अगर आप आगा खान की बात करें, तो आगा खान वाले बीएसएन फ्री में कराते हैं, ठीक है ना? लेकिन मसला ये है कि हमारे बच्चों को उसका एक्सपोज़र नहीं होता। उसमें ये होता है कि वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं कि भाई हम आपको फ्री में पढ़ाएँगे, और लेकिन आपने अगले 3 से 4 साल हमें देने हैं, और 3 से 4 साल जब हम काम करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 1 लाख प्लस मिलती है। ये लोगों को पता नहीं होता। और उसके बाद ये है कि जब आप वहाँ से बीएसएन कर लेते हैं तो आप कनाडा आपको हाथों-हाथ नेशनैलिटी देने को तैयार है। आप आराम से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस की तरफ ही जाएँ।
और ये बहुत सारी फील्ड है। लोग जैसे कि मैंने आपको बताया बीडीएस की तरफ चले जाएं, बीडीटी की तरफ चले जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ चले जाएं, ठीक है ना, एक्सरे टेक्नीशियन की तरफ चले जाएं, ठीक है ना, और ऊटी की तरफ चले जाएं। आप शॉर्ट कोर्सेज कर लें, उस पर नेक्स्ट ईयर फिर एमबीबीएस के लिए आप अप्लाई कर दें, हो सकता है आपका हो जाए। ठीक है ना, मैं इस तरीके से दिखता हूँ, अपना टाइम जाया नहीं करें, कुछ ना कुछ करते हैं। ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। एक थोड़ा-सा और इश्यू आ रहा है यहाँ पर, और वो ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि आगा खान वाले जो है वो एक कोर्स करवा रहे हैं जिसमें वो जॉब्स भी देते हैं और फिर ये कि आगे जाके वो उसको कंपनसेशन कर देते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा करना चाहे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, जो कि बायोलॉजी के बैकग्राउंड लेके आता है, तो उसका भी कोई एक्सपोज़र उसे मिलेगा? अच्छा, ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर आजकल आप देखें कि हमारे पास पाकिस्तान की वुमेन टीम भी है, पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम भी है, ठीक है ना, और कराची की और सिंध की थ्रो बॉल टीम भी है, ठीक है ना, और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर गर्ल्स जो है वो स्विमिंग में भी जा रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स को ज्यादा आगे ला रही है। तो जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर जो जो आगे आना चाह रहे हैं वो सब के सब क्या पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करके आए, तो वो आगे उनके चांसेस ज्यादा है। सही, सही, सही। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे आया है चैट बॉक्स में कि अच्छा, हमारा टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट हो गया है। वो जो मेरा दूसरा वाला लिंक था, अगर मैं उसको शेयर कर दूँगा तो उससे जॉइन कर सकते हैं मुझे बच्चे। अ, सवाल ये आया है कि जिसने कंप्यूटर, मकसद ये है कि मेरे पास भी अभी एक मेरी स्टूडेंट आ रही है, शी इज़ टू मच क्रेज़ी अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट वो थोड़ी-सी एक जिसे हम कह सकते हैं कि वो परेशान है कि सर अगर मेरी परसेंटेज नहीं आती, जबकि उसका मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड है और अच्छा पढ़ती है, बट हमें पता है बैड लक कहीं न कहीं मैटर कर जाता है। तो उसका कहना ये है कि वो क्या करे कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर? अच्छा, जिनको देखें, पहले तो मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि अगर कोडिंग का मसला आ रहा है या सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है तो बंदा एआई में चले जाए, बंदा रोबोटिक्स में चले जाए, और बंदा डेटा साइंस में चले जाए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये तीन फील्ड आजकल चल रही है, रोबोटिक्स और एआई और डेटा साइंस। जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर फील्ड में, चाहे वो इनमें चले जाए, तो ऑल्टरनेट तो मौजूद है ना हमारे पास। सही, सही, सही। अच्छा, इससे फ्रीलांस भी काम हम कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो प्रोग्रामिंग सीखें और इस तरीके से जो है वो फ्रीलांस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर ऐसा ही है? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा, दूसरी जी, बात जी। ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो, अच्छा, ये जो आपने नाम सुना होगा डिजी स्किल्स वाले, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जी, प्लेटफॉर्म से कोर्स कराते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है, ठीक है ना। आप सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि बंदा मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसके अंदर एडमिशन ले लें, घर बैठे पहले वो सीखें और फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। उसके अलावा ये नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है पाकिस्तान का, जो कि वजीर आजम सपोर्ट से चलता है। वो फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ये थोड़ा सा अपर लेवल का आता है। उसके अलावा पाकिस्तान फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम PFTF, ये आपको मल्टीपल फ्रीलांसिंग के कोर्स करा देता है। और फीस कितनी कितनी लेता है, सिर्फ 2000 रुपीज में 4 कोर्सेज आपको दे रहे हैं। हमारी जो बेसिकली बात चल रही थी, वो थोड़ी-सी ये चल रही थी कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, अ, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस तरीके से जो है वो आगे अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने बताया था कि एक तो सॉफ्टवेयर है, एक एक नेटवर्किंग में चले जाएं, सॉफ्टवेयर में चले जाएं, साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं, मशीन मशीन लैंग्वेज में चले जाएं, ठीक है ना, एआई में चले जाएं, रोबोटिक्स में चले जाएं, तो अब तो डेटा साइंस में चले जाएं। इतने सारे तो मैंने ऐसे बता दी सही है। कि जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर में जाए, वो नेटवर्किंग में चले जाएं। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत जबरदस्त फील्ड चल रही है। साइबर आने वाले दिनों में जितनी जितनी जरूरत साइबर सिक्योरिटी वालों को मिली की चाहिए होगी, क्योंकि अब जो है ना, हर चीज हर वर्क का हमें असल में डेटा मौजूद है, और उस डेटा को कैसे प्रिवेंट करना है ये तो वही बताएंगे, जैसे सब डेटा के बारे में पढ़ेंगे, डेटा साइंटिस्ट होंगे।
तो पिछले दिनों में एक ना ये एक डायबिटिक के प्रोग्राम में गया था, तो वहां पर जितने लोग आए थे ना, तकरीबन मैक्सिमम लोग वो सब डेटा साइंटिस्ट, और वो अच्छा। सब के सब यूके यूएस कनाडा से पढ़े हुए थे ना। अच्छा, कोई भी जॉब नहीं कर रहा, सब रिमोट जॉब कर रहे हैं, सब अपने घरों से बैठ के काम करते हैं, ठीक है ना, और सबको शुगर हो गई। एक अच्छा। एक चीज ये भी है ना, क्योंकि वो घर में रहते हैं, घर में ही खा रहे हैं, घर में ही पी रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, चारों हाँ तरफ थोड़ा। कंप्यूटर स्क्रीन, बस वही उसी में लगे हुए हैं, उसमें मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए ना, तो ऐसा हो कि हम जाएं यूनिवर्सिटी जाएं, फिर वापसी आए तो थोड़े थके हुए हों, पसीना आ रहा हो, हम भी खाना खाएं, बिल्कुल रिमोट भी ना बने, लेकिन ये कि अपनी फिजिकल लाइफ को भी देखें, और कंप्यूटर लाइफ से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें तो आप लोग अनम्यूट करके अपने माइक को और सर शारिक से सवाल कर सकते हैं। फिर बस हम अपने सेशन को भी वाइंड अप करेंगे, कुछ चीजें सर से गाइडलाइन लेंगे। अ, जो बच्चे मुझसे सवाल करना चाहते हैं सर से, तो वो आप अनम्यूट करके अपने माइक्स को और पूछ सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि सर, आपने एक बात बोली थी, अगर मेरे जो भी बच्चे हमारे अभी सेशन में शामिल हुए थे और हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे, आपको पता है लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो अगर किसी बच्चे को इन केस बाहर जाना हो पढ़ने के लिए और उसको वीजा में प्रॉब्लम हो रही हो, तो क्या, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी लंदन से इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, इंग्लैंड से, तो क्या आप जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको कोई मकसद ये है कि गाइडलाइन दे सकेंगे? अगर इस तरीके का है तो फिर हम आपसे। अच्छा, देखें, आजकल तो ना सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी कंट्री चले जाएं, आपको बासानी वीजा मिल जाएगा, खास तौर पर पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम्म। अब थोड़ी बहुत पाकिस्तानी की इमेज थोड़ी बेहतर हुई है, जब से हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क की टीम क्रिकेट विकेट शुरू हुआ है, तो जी। उससे हमारे मुल्क में थोड़ा सा चेंज तो आया है। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ना, कि आजकल मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, फ़हीम एसोसिएट्स वालों के साथ। सही। फ़हीम एसोसिएट के फ़हीम अब्बासी के नाम से हैं। मैं जी। जी। इनके पास एप्टीट्यूड टेस्ट कराना जाता था हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जी। इन्होंने क्या करा, अपने आप अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर लिया कंसल्टेंसी के अंदर। जी। तो मेरे बहुत अच्छे वाकिफार हो चुके हैं। तो वो आजकल डील कर रहे हैं मलेशिया में, कनाडा में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, हर जगह वो डील कर रहे हैं, समझो पूरी दुनिया के अंदर डील कर रहे हैं। तो अच्छा। अगर किसी बच्चे को कोई अब्रॉड जाने की कोई सीन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं आगे बात करवा दूंगा। ठीक और है। ये भी है कि उनको स्कॉलरशिप भी अच्छे दिलवा दूंगा। अच्छा, यानी मेरे कि पास दो तीन अगर हाँ, हम दो अगर तीन कोई बच्चा कंसल्टेंट मेरे हमसे, पास हैं। सही 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 है, अगर कोई बच्चा हमसे ये बात करना चाहे कि सर मैं अब्रॉड स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो हम उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल वो उसमें बिल्कुल, उसमें और क्वालिटी हुई तो उसको स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। अच्छा, ये मेडिकल के बिल्कुल बच्चे थोड़ा परेशान स्कॉलरशिप है। तो मैं जी। जी। अच्छा, मेडिकल वाले बच्चे जो है ना, उनसे बोले परेशान ना हो, अभी एमडी हाँ। सेट का टेस्ट आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, मेरिट बन जाए, नहीं तो सही उनको है। चाइना भिजवा दो। चाइना का अच्छा। एमबीबीएस जबरदस्त चलता है। सही है। अच्छा, ये एक चीज बस, ये आपसे दो छोटे सवाल है। ये एक बच्चे का सवाल आया है कि आगा खान में एडमिशन के लिए आप बोल रहे थे कोई कंडीशन थी, तो वो जरा बस बता दें। अच्छा, तो उसके लिए ये है कि आगा खान की आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, ठीक है ना, सही। और उसके अंदर सर्च कर लिए बीएसएन प्रोग्राम, ठीक है ना। उसके अंदर बीएसएन प्रोग्राम में ये होता है कि ना, वो पहले छोटा सा ना आपका एक टेस्ट लेते हैं। सही है। आपने इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है वो टेस्ट लेने के बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू। असल में होता कुछ यूं है कि बीएसएन में वो पूरे पाकिस्तान से ना 5 या 6 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। सही है। तो उन 5 या 6 बच्चों के अंदर आपने अपना इंटरव्यू जो है ना, उसको बेहतर बनाना होता है। आपका इंटरव्यू कामयाब हो गया, समझो आपको सीट मिल गई। अच्छा, चले। दूसरी बात ये है कि ना, जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं, जी। 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 या जो जी। अभी क्लास 9 में है, जी। ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यस प्रोग्राम। यस प्रोग्राम, YES, यस प्रोग्राम। अच्छा, ये थोड़ा सा सेशन हमारा लेट हो गया, लेट होने से मुराद ये कि आज तकरीबन 25 या 26 नवंबर आ गई है। तो अगर हम इसको नवंबर के शुरू में रखते हैं या अक्टूबर के एंड में रखते हैं ना,
तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, यस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके अंदर ये होता है कि वो पूरे पाकिस्तान से 9 और मैट्रिक के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और अमेरिका लेके जाते हैं। 1 साल उनको पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, पूरा अमेरिका घुमाएंगे आपको, उनके खर्चे के ऊपर आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और फिर वापस जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका स्कोर भी कुछ और होगा। ये मैं 9 और मैट्रिक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त उनके है। लिए हमें एज चाहिए होती है 14 to 16, सही ये है। एज चाहिए। और अगर हमारे पास की लड़कियां यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो इनका तो मैक्सिमम चांस होता है कि हो जाए। बस उसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बस। सही। लेकिन मसला ये है कि हमारे स्कूल्स वाले इसको बताते नहीं है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता। अच्छा, एग्जैक्टली एक और हमारे पास जी। स्कॉलरशिप आती है, सिस्टर स्कॉलरशिप। ठीक है ना। अब तो जैसे कि हम मलाला यूसुफजई को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप आती है जो कि आपको अमेरिका लेके जाती है। हम किसी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये 9 मैट्रिक वाले बच्चों के लिए अभी जो क्लास 9 में है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। फरवरी में दोबारा ये स्कॉलरशिप आएंगी, फरवरी मार्च में। ठीक है, साल में 2 दफा आती है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आजकल ये टर्की की यूनिवर्सिटी है वो आपको 50% स्कॉलरशिप दे रही है, टर्की की यूनिवर्सिटी। क्या उसकी उसमें ये होता है कि आप ऐसा करें। अच्छा, जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको उनको एक मशवरा ये है कि मेरा, आप ऐसा करें, आप गूगल करें DAAD डाट, DAAD डाद। दाद ये जर्मनी की एक 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 प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर आप जाके अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है। अकाउंट बना कर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद आप उसको सबमिट कर दें। तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। और आपकी पढ़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी अगर तो आप सेलेक्ट हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा टाइम देना है अपना। भले से सेलेक्ट ना भी हूँ, लेकिन एक एक्सपोजर आ जाएगा जो जर्मन यूनिवर्सिटी किस तरीके से हमारा एडमिशन लेती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप UCAS यूकास से अपना अपना एक प्रोफाइल बनाएं। और इंग्लैंड की, लंदन की, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज को आप ऐसा करें, अपनी अपनी क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो भेजना शुरू कर दें। तो जहाँ जहाँ से स्कॉलरशिप होगी वहां वहां से आपको ऑफर आना शुरू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो हमें हजरत बाबा गूगल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जाकर सर्च करनी पड़ेंगी। सही सही। बहुत चले सारी सर। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बात वही है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होती है। तो इसलिए हमारा बच्चा सिर्फ उन्हीं फील्ड के आगे पीछे तवाफ करता है जो उसके घर वाले बताते हैं। ठीक एग्जैक्टली है ना। क्योंकि फील्ड एग्जैक्टली। आपने बना ली है, घर वालों ने नहीं बना ली। क्योंकि माँ बाप सिर्फ ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा पायलट बन जाए, पायलट बन जाए। पायलट आप देख लें कितने बनते हैं, कोई भी नहीं। हर माँ बाप ये चाहेंगे मेरा बच्चा आर्मी ऑफिसर बन जाए, आर्मी ऑफिसर कितने बच्चे बनते हैं, कोई नहीं। तो ऐसे रियलिस्टिक सोच रखें कि जो जिससे आपका भी नाम रोशन हो, आपके घर वालों का भी नाम रोशन जबरदस्त हो गई बात। तो थोड़ा सेशन हमारा, मैं समझता हूँ कि एक तो हमने लेट, बस ये है कि बच्चे कुछ परेशान थे तो आपसे हमने थोड़ा सा आपका टाइम लिया। दूसरी चीज ये हुई कि टाइम थोड़ी सी लेट हो गई, और नॉर्मली कराची के अंदर हमें ये बात पता है कि थोड़ा सा लोड शेडिंग का इश्यू होता है। दो बातें बस हम कंक्लूजन पे आते हैं। एक तो ये है कि अगर अगर किसी भी स्टूडेंट को गाइडलाइन चाहिए होगी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन और रिगार्डिंग अब्रॉड स्टडी, तो हम ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे उनको, जिससे ये है कि उनको एक अच्छा एक गाइडलाइन दे दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि चाहिए। इंशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज हैं। अभी एमटी गेट का रिजल्ट भी आ चुका है, उम्मीद है कि कल या परसों प्री मेडिकल का रिजल्ट आ रहा है। तो उसके बाद फिर ये है कि अगर हो सका तो फिर हमें आपसे जो है वो प्री मेडिकल के हवाले से भी कुछ एक सेशन मैं चाहता हूँ कि और रख हाँ, ले, जिसमें कि सिर्फ हम तो मेडिकल के हवाले से ही बच्चों उसके को गाइड अंदर, कर देते। हाँ उसके अंदर मैं ये कोशिश कर लूंगा कि अपनी जी कोई जान पहचान जो कि जी कोई जी जी। MBBS डॉक्टर हो या कोई जी हाँ। ऐसा हो कि जो हमें ऐसा ज्यादा अच्छा गाइड कर दे, तो उसको हम एज अ मेंटोर के तौर पर लेके आके उनसे एक सेशन अरेंज करवा देंगे। एग्जैक्टली ये हो जाएगा तो ये बेस्ट हो जाएगा। जजाकल्ला सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने हमें
बस ये है कि मैं खुद भी आपका ही स्टूडेंट हूँ, और जब मैं इंटर में था तो मैं भी बहुत परेशान रहता था फिजिक्स से। थोड़ा सा ये कि आपने गाइडलाइन दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ही पढ़ाने से जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक फिजिक्स का ही टीचर मशहूर हो गया हूँ, और फिजिक्स का एक स्टूडेंट ही हूँ अभी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और अपने स्टूडेंट्स का भी, कि जिन्होंने सर शारिक के कीमती टाइम से फायदा उठाया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर आप लोगों के पास मौजूद हैं, मुझे क्यूरीज कर दीजिएगा। सर से हम इन टच रहेंगे। स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी बच्चों, आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हो तो सर शारिक जो है वो मौजूद रहेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका हाफिज और नासिर है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।